टाइम आउट जो है वो बिफोर द इंसिजन, स्किन इंसिजन, जब सर्जन जब स्किन इंसिजन करेगा तब, मतलब इंसिजन से पहले ही टाइम आउट जो है ये कंडक्ट करना है। और ये किसके साथ कंडक्ट, मतलब जो, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं उसमें? विथ नर्स, इधर देखो लिखा क्या है, विथ नर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन। ओके, इन तीनों को लेके ये टाइम आउट जो प्रोसीजर, ये जो फेज जो ये कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द फर्स्ट थिंग जो आता है ये है कन्फर्म ऑल टीम मेंबर हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ बाय नेम एंड रोल। मतलब ऊटी के अंदर जितने भी स्टाफ है अभी मौजूदा सर्जरी के टाइम, सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है और उनका रोल क्या है। ठीक है, मतलब एक ओटी चल रहा है, इस मतलब उसमें जो जो स्टाफ है उनका रोल क्या है, इतना तो जानना है कि जो स्टाफ है, पेशेंट जो केयर हो, अभी जो इंटर जो ओटी जो होगा उसमें ये जो स्टाफ है उनका रोल क्या है, समझ गए? जैसे सर्जन सर्जरी करेगा, नर्स असिस्ट करेगा, एनेस्थेटिस्ट एनेस्थेसिया देगा। ठीक है, टेक्नीशियन ओटी का जितने भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैनेजमेंट है वो सब करेगा। हाउसकीपिंग स्टाफ हाउसकीपिंग करेगा। मतलब ओटी के अंदर जिसको जो, मतलब काम जो डिवाइड किया गया है वो, मतलब सब उसको लेके अवेयर होना चाहिए। ठीक है, मेरे को काम ये है कि असिस्ट करना, अगर मैं उससे, अगर मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता है कि मेरे को क्या करना है तो फिर ये प्रॉब्लम होगा ना। फिर समझ गए कि ओटी के अंदर जो जो स्टाफ है एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है। ओके, इसलिए ये किया जा रहा है कि ओटी के अंदर जो जो स्टाफ है उनको उनका रोल पता है, उनको क्या करना है सर्जरी के टाइम, दैट्स द थिंग। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है, ओटी के अंदर जो जो स्टाफ है उनको उनका रोल क्या है इंट्रा ओटी, मतलब ओटी के अंदर उनको ये वो पता है कि नहीं, वो अवेयर है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसको क्या करना है, जोर से बोलना है। तो ये देखो, ये भी जो बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, मतलब ये जो साइन इन का जो भेजे, सर्कुलेटिंग नर्स को लाउडली, मतलब ऑडिबली, जिसे सबको सुनाई देना चाहिए, इसको बोलना है। ओके, जैसे कन्फर्म ऑल टीम मेंबर करके सर्कुलेटिंग नर्स को बोलना है, समझ गए? तो मतलब उनको, नर्स को, मतलब क्या होता है ना कि जितने भी स्टाफ है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओटी के अंदर कोई एक स्टाफ है मतलब जो हमें नहीं पता, कोई अननोन आके है। ओके, जो भी स्टाफ है ओटी के अंदर, ओटी इज ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया, समझ गए हो ना? तो उसमें जो भी स्टाफ रहेंगे ना, तो क्या होगा, सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए, समझ गए? तो ठीक है, तो ये जो टाइम आउट फेज में द फर्स्ट थिंग जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, हम इसमें क्या टिक करना है। तो ये देखो, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। सर्कुलेटिंग बोलेगा कि कंफर्म ऑल टीम मेंबर, ओके, विथ कंफर्म ऑल टीम मेंबर बाय देमसेल्फ विथ नेम एंड दे रोल। तो सर्जन बोलेगा, तो दिस इज डॉक्टर डेस डेस एंड आई एम द कंट्री सर्जन एंड करके अपना रोल बताएगा। ठीक है, तो वैसे एनेस्थेसिया, ऐसे ही सर्जन सब अपना अपना इंट्रोडक्शन, मतलब अपना नाम के साथ उनका काम रोल क्या है, समझ गए? हो गया। तो जैसे ही ये हो जाएगा, उसमें क्या, सर्कुलेटिंग नर्स को इसमें टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटिंग जो होगा वो फिर से, नर्स जो है वो फिर से बोलेगा, कन्फर्म पेशेंट नेम, प्रोसीजर एंड वेयर द इंसिजन विल बी मेड, समझ गए? तो इसमें क्या होगा, जो सर्जन है या फिर जो रेसिडेंस या फिर जो भी डॉक्टर है, सर्जन है, वो बोलेंगे कि पेशेंट का नाम उनको पता है, पेशेंट का नाम क्या है। नहीं तो जो ओटी में जो बोर्ड होता है उसको देख के वो बोलेंगे हाँ पेशेंट का नाम ये है, उसका सर्जरी प्रोसीजर क्या होगा वो भी बोलेंगे। एंड वेयर द इंसिजन कहाँ देना है, सर्जन को ये तो पता होगा ना कि इंसिजन कहाँ देना है, वो उसको बोलेंगे। जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा, सर्कुलेटिंग टिक करेगा। अगर सर्कुलेटिंग को लग रहा है कि फाइल में कंसेंट में राइट साइड लिखा है और सर्जन लेफ्ट साइड बोल रहा है, समझ रहे हो ना, राइट लेफ्ट का कन्फ्यूजन होता रहता है।
तो इसलिए ये सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये चेकलिस्ट हो रहा है। ओके, फिर ये सर्कुलेटिंग नोट्स बोलेगा, हैज एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस बीन गिवन विद इन लास्ट 60 मिनट? क्या एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड किए हैं पेशेंट को? अगर यस तो हमें यस करना है। कि कोई भी सर्जरी होगा, क्या करते हैं, एक 60 मिनट पहले हम एंटीबायोटिक देते हैं, ताकि जब इंसिजन होगा, जो ओटी का जो केस होगा, उससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हम इसको इससे काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, ओके, इट्स अ सेफ्टी मेजर कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी उसका एक प्रॉब्लम लेके आया है हमारे पास, और हम ही उसको अगर प्रॉब्लम दे के भेजेंगे कि हाँ जैसे ख़त्म होगा उसका फिर से मतलब अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो वो फिर से वापस आएगा, तो हमें ये सब ना हो, इसलिए पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। तो कितने 1 घंटे, ठीक 1 घंटे पहले ही देना है, समझ गए? मतलब 1 घंटे, मतलब अगर अभी सर्जरी हुआ तो 60 मिनट जो विदिन जो लास्ट जो एंटीबायोटिक देना होता है वो 1 घंटे के अंदर ही अंदर तो देना है, 1 घंटा पहले। ओके, तो ये हाँ बोलेगा तो येस कर दो। अगर एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत है नहीं तो इसमें नॉट अप्लीकेबल होगा। वो कुछ ऐसे किस्म जैसे समझ लो कि पेशेंट को एंटीबायोटिक ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन है, या फिर उसमें कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें उसको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, या फिर उसमें अप्लीकेबल है नहीं, और स्पेशल केसेस होते हैं, तो उधर उसी टाइम एनेस्थेटिस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा कि हम इसको ये मेडिसिन नहीं दे सकते करके। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट। अब बात करते हैं एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स। ये भी आता है इसी टाइम आउट के अंदर, एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट। तो उसमें क्या होगा, ये जो क्वेश्चन पूछेगा हम किसको पूछेंगे, सर्जन को पूछेंगे कि सर्जन जी आप ये बताओ व्हाट आर द क्रिटिकल और नॉन रूटीन स्टेप्स। ओके, क्रिटिकल क्या क्या स्टेप है जो क्रिटिकल है, और क्या क्या स्टेप है जो नॉन रूटीन स्टेप्स है। रूटीन मतलब ये देखो, एक होता है रूटीन स्टेप, एक होता है नॉन रूटीन। रूटीन स्टेप मतलब जो कि हमें पता है कि ऐसे ही करना है, दिस इज ए रूटीन स्टेप, हर दिन उसी तरीके से हम कर रहे हैं, तो दैट्स ए रूटीन बन गया ये। नॉन रूटीन स्टेप मतलब जो हमें ये केस पहले कभी नहीं हुआ है, ये हमारे प्रोटोकॉल से हम जो कर रहे हैं इससे अलग है ये। इस मतलब जो भी सर्जरी होगा, ये मतलब इससे पहले ऐसा सर्जरी कभी कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हो, तो उसको मेंशन करेंगे हाँ नॉन रूटीन या फिर रूटीन। तो सर्जन बोलेगी नहीं दिस इज नॉन क्रिटिकल एंड रूटीन स्टेप। तो इधर क्या तुम्हें लिखना है, दिस इज रूटीन स्टेप्स, समझ गए। और एक बात मैं मेंशन करना भूल गया, इधर ये जो देख रहे हो ना एंटीबायोटिक जो सेक्शन है, इधर जो एंटीबायोटिक दिया गया है वो एनेस्थेटिस्ट से कंफर्म करके आपको इधर लिखना है। जैसे कि समझ लो सेफुरॉक्सिम दे रहे हैं, तो इधर लिखना है सेफुरॉक्सिम हम ज़्यादा देते हैं, जो मैक्सिमम यूज होता है सेफुरॉक्सिम 1.5 ग्राम, तो ऐसे मेंशन करना है। तो वैसे ही कंफर्म ऑल टीम मेंबर हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ बाय द नेम, तो ये करना है, जो प्राइमरी सर्जन होते हैं उनका नाम लिखते हैं, जो कौन सा जो सर्जरी करेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर कोई डॉक्टर का नाम है डॉक्टर XYZ, एंड उनके अंडर जो है जितने भी रेसिडेंट है, तो उनको क्या कैसे नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिखते हैं एंड देयर टीम। तो सर्जरी किसने किया, ये डॉक्टर ने किया है और ये इनका टीम है। ठीक है, तो ये देखो, तो जैसे व्हाट आर द क्रिटिकल नॉन रूटीन, तो इधर क्या ये हो गया कि सर्जन बोलेगा कि रूटीन है कि नॉन रूटीन है, तो उसमें टिक करना है। फिर उधर साइड में मेंशन लिखना भी है, हाउ लॉन्ग विल द केस टेक, केस कितना टाइम लेगा, उनसे पूछना है। और बोलेंगे 1 आवर कि 2 आवर कितना टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से हम लगेगा। अगर बोलेंगे 1 आवर तो इधर लिख देंगे 1 आवर, लिखना होता है मेंशन करें 1 आवर बोले हैं सर्जन, फिर इसमें टिक करना है। फिर नेक्स्ट पूछना है व्हाट इज द एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, सर्जन को पूछना, क्योंकि वही तो सर्जरी करेगा ना, एनेस्थेटिस्ट से थोड़ी ना जाके पूछोगे ब्लड लॉस कितना होगा भैया, नहीं ना, डॉक्टर को पूछोगे, सर्जन को पूछोगे कि ब्लड लॉस कितना होगा, वो बताएंगे नहीं इसमें 500 ml होगा, 1 लीटर होगा कि 2 लीटर होगा, उसी हिसाब से। ठीक है, अगर बोलेंगे लेस देन 500 ml बोलेंगे तो हमें लिखना है, मेंशन करना है कि लेस देन 500, फिर इसमें टिक करना है।
हो गया। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे एनेस्थेसिस को, ये सर्जन से हो गया, अब एनेस्थेटिस्ट को पूछते हैं क्वेश्चन हो गया आर देयर एनी स्पेसिफिक कंसर्न। हाँ, ये सबसे बेस्ट है कि एनेस्थेसिस्ट पूछेंगे कि पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक कंसर्न है, तो वो बताएंगे हाँ पोस्ट स्पाइनल इफेक्ट बताएंगे। नहीं तो समझ लो पेशेंट कुछ एलर्जिक है तो ये सब नहीं करना है। अगर हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, तो ये मेंशन करना है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, नहीं तो एनीमिया है, तो ऐसे लिखना है, ये इधर लिखना है, आपको स्पेस मिलेगा उधर। जो सर तो ये जो देखो ना, ये देखो इधर देखना, इधर ये सब स्पेस है, इधर लिखना मेंशन करना होता है। ठीक है, ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है। कुछ कुछ लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, ये हॉस्पिटल का खुद का प्रोटोकॉल होता है, अगर उनका रूल होता है, अगर वो चाहते हैं लिखने के लिए आप लिखो, नहीं तो ऐसे आपको बस टिक करना होता है। ठीक है, कि ये प्रोसीजर मतलब ये एक रूटीन स्टेप है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए तो हाइपर जैसे कि हम पूछेंगे आर देयर एनी पेशेंट स्पेसिफिक, कुछ पेशेंट रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ कंसर्न है, तो अनेस्थे बोलेगा कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो मेंशन करना है, अगर एनीमिया वगैरह है, नहीं तो पोस्ट स्पाइनल या फिर ब्लॉक कुछ इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट, तो ये सब मेंशन करना है। समझ गए, एनेस्थेटिस्ट का काम खत्म हुआ। अब होगा टू नर्सिंग टीम। अब नर्सिंग टीम को पूछा जाएगा, सर्कुलेटिंग जो होगा, जो स्क्रब हुआ है नर्स, स्क्रब नर्स, उसको पूछेगा हैज स्टेरिलिटी इंक्लूडिंग इंडिकेटर रिजल्ट्स बीन कंफर्म। ये जो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंडिकेटर रिजल्ट, अब मैं बताऊंगा इंडिकेटर रिजल्ट क्या होता है। देखो ये जो ड्रेपिंग करना, ओटी टेबल को जो ड्रेप करता है वो नर्स करता है, तो वो चीज़ जितने भी सब चीज़ अभी मतलब हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, वो सब स्टेराइल प्रोसीजर वे में हुआ है कि नहीं, उसको कौन देखेगा, नर्स देखेगा। सर्कुलेटिंग और स्क्रब नर्स दोनों चेक करेंगे। अगर पता लग रहा है कि कहीं जो अनस्टेराइल हुआ है, तो उसी टाइम फिर से ड्रेपिंग करना है, समझ रहे हो, फिर से ड्रेपिंग करना, फिर से स्टार्टिंग से फिर से प्रोसीजर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हर चीज़ स्टेराइल वे में होना चाहिए, समझ गए हो, क्योंकि ये पेशेंट का सेफ्टी, पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए ही तो ये सब हम कर रहे हैं ना, इतना सब कुछ मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतना सब प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए पेशेंट सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए जैसे ही मतलब कोई भी अगर अनस्टेरिल हम देख रहे हैं, स्टेरिलिटी में थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ गए, थोड़ी सी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए स्टेरिलिटी में। नहीं तो स्टार्टिंग अगर कुछ हुआ तो इन्फॉर्म करके फिर से ड्रेपिंग करना है, फिर से फर्स्ट प्रोसीजर से स्टेप 1 से फिर से उसको फॉलो करना है, समझ गए। तो क्या हुआ, हाँ है स्टेरिलिटी कंफर्म, तो उसका मतलब बोलेगा यस, तो इसमें यस करना है। हर ये जो इंडिकेटर है क्या होता है ना, कोई चीज़ स्टेराइल है कि हुआ है, जो CST से जो सामान आएगा, CSD तुम्हारे लिए एक होमवर्क, मतलब ये लिख लो CSSD, इसका फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। CSSD का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ CSD का फुल फॉर्म क्या है। CSD में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। CSD में चीज़ों को स्टेराइल किया जाता है, हर चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट सेट जो भी है हम उसको स्टेराइल करते हैं। ठीक है, कितने कितने टाइप के स्टेराइल होते हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग होते हैं, ETO होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ठीक है, तो स्टेरिलिटी के लिए, स्टेराइल के लिए हम भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अगर समझ लो ये ओके, ये एक बॉक्स है, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को क्या OT में यूज होगा, तो मैं उसको CSD भेजूंगा स्टेराइल के लिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये स्टेराइल है या नहीं, तो क्या होता है CSD में एक स्टिकर लगाते हैं। ओके, रुको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास स्टिकर तो नहीं है, लेकिन रुको मैं हाँ, ये समझ लो कि मेरे पास पेपर का ये बस एग्जाम्पल लिए दिखा रहा हूँ आपको। ये चीज़ है, तो क्या होता है इसमें डबल रैप करते हैं CSD में, जब भी कोई चीज़ अगर स्टेराइल होता है ना तो डबल रैप होता है। तो उसमें क्या होता है, डबल रैपिंग में, डबल रैपिंग के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। तो जैसा ये समझो पेपर, समझ लो ये एक स्टिकर लगा हुआ है,
ठीक है, ठीक है। तो ये जो एस टीका लगा होता है उसमें क्या होता है, कब स्टेराइल हुआ और उसका एक्सपायर डेट और उसका इंडिकेटर लगा होता है। ऐसा ही होता है इंडिकेटर, ऐसा टाइप होता है इंडिकेटर। ठीक है, वो जो इंडिकेटर है उसको देख के हम स्टेरिलिटी का कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ ये चीज़ स्टेराइल है। ठीक है, तो ये जो स्टिकर है ये लगेगा स्पॉन्ज रजिस्टर में लगाते हैं ताकि फ्यूचर कोई लीगल प्रोसीजर हुआ कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो हम दिखा सकते हैं, ये देखो ये स्टेराइल स्टिकर हमने लगाया था और हमने फुल स्टेराइल प्रोसीजर फॉलो किया था, हमने WHO चेकलिस्ट को भी हम फॉलो किए थे। ठीक है, तो ये लीगल प्रोसीजर के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्टेराइल इंडिकेटर। जो भी हम अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट हम स्टेराइल कर रहे हैं तो उसमें हम उसको पेस्ट करके हम उसको CST वाले हमें भेजते हैं ताकि उसको कंफर्म करने के लिए हाँ ये चीज़ स्टेराइल है। तो ये सब चेक करना है, किसका काम है ये सब चेक करना? नर्सिंग ऑफिसर का काम है। ठीक है, स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स जो होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? आर देयर इक्विपमेंट इश्यू और एनी कंसर्न? नोट से पूछा जाएगा कि आपके पास आप सारे सामान इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ ठीक है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सीजर ठीक से काम कर रहा है, आर्टरी सब ठीक है, सबसे होल्ड कर रहा है ना? सारे जितने भी मतलब ओटी, देखो सर्जरी कैसे होगा, ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट ओटी इंस्ट्रूमेंट उसको लेके होगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है, कोई सेट ओपन किया और उसमें सीजर नहीं है, अरे उस तो फिर सर्जन मतलब स्किन डिसेक्ट कैसे करेगा फिर? हाँ, मसल वगैरह डिसेक्ट कैसे करेगा, डिसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से इंसिजन पहले से ही आपको बोल देना है कि सर हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है। कौन बोलेगा? नर्सिंग ऑफिस, जो भी अभी स्क्रब या फिर सर्कुलेटिंग है वो बोलेगा कि नहीं तो ओटी लाइट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ लो ओटी जो टेबल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले से सर्जन को इन्फॉर्म कर देना कि ये प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से वो स्टेप्स लेंगे। समझ गए? तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो इसमें मेंशन करना है, ऐसा नहीं AW से इधर मेंशन करना है। ठीक है, इधर मेंशन करना है, फिर इसमें टिक करना है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इज एसेंशियल इमेज डिस्प्लेड? जो एसेंशियल मतलब एक्सरे, MRI, CT, ये सब जो डिस्प्ले होना है ये सब प्रॉपरली डिस्प्ले है ना? ये तो बीच सर्जरी में बोलेंगे अरे एक्सरे कहाँ है, इमेज कहाँ है, ये मांगेगा तो थोड़ी ना होगा। तो पहले से ये सब अरेंज करके मतलब फुल्ली ओटी इज काइंड ऑफ फुल्ली अरेंज, हर चीज़ ना फुल्ली अरेंज वे में होना चाहिए। ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनाइज, ताकि हमें पेशेंट को हम जो ट्रीट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर है सब लगा हुआ है तो ये, अगर कुछ नहीं इस सर्जरी के लिए हमें इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है तो इधर हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, टिक करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। एक होता है जैसे ही पेशेंट आएगा ओटी टेबल में बैठेगा, एनेस्थेसिया जैसे एनेस्थेटिस्ट एनेस्थेसिया देगा उससे पहले हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इधर, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया हम कर लेते हैं साइन इन। हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, साइन इन करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन चेक करते हैं हम। फिर जैसे ही सर्जन इंसिजन लगाएगा, जैसे ही एनेस्थेटिस्ट सर्जन को हैंड ओवर करेगा कि पेशेंट को कि देखो मैंने एनेस्थेसिया बोलेगा कि हाँ मैंने अब इसको एनेस्थेसिया दे दिया, आप इसमें सर्जरी कर सकते हो। तो सर्जन क्या करेगा, जैसे इंसिजन लगाएगा उससे पहले, इंसिजन लगाने से पहले हम इतना चेक कर लेंगे, मतलब इसको बोलते हैं टाइम आउट फेज। टाइम आउट में क्या होगा, ये सब चीज़ चेक किया जाएगा। टाइम आउट में क्या होगा, बिफोर द स्किन इंसिजन, ये किस किस के साथ होता है, विथ नर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन को मिला के ये होता है, टाइम आउट फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इसको हम बोलते हैं साइन आउट। इसको हम बोलते हैं साइन आउट। क्या है ये, साइन आउट। साइन आउट कब होता है, बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम। पेशेंट सर्जरी मतलब ओटी के अंदर आ तो गया, जैसे ही ओटी से बाहर निकलेगा
उससे पहले हम साइन आउट करते हैं। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, साइन इन हो रहा है, टाइम आउट हो रहा है, बस इसमें क्या है, टाइम इन नहीं है। याद रखो, साइन इन, पेशेंट साइन इन करेगा, टाइम आउट होगा, और क्या होगा, साइन आउट होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये साइन आउट कब होता है, बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम। तो उसी टाइम जैसे ही पेशेंट ओटी रूम से बाहर निकलेगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज जो होता है साइन आउट किस किस के साथ होता है, मतलब किन किन लोगों को मिला के ये साइन आउट करना है, विथ नर्स एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन। ये देखो, विथ नर्स एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन, इन तीनों को मिला के ये फेज कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, नर्स भरवाली कंफर्म करेगा, क्या करेगा, द नेम ऑफ द प्रोसीजर, कि सर्जन को पूछेगा कि आपने ये सब जो किया उसका उसका प्रोसीजर बताओ, उसको क्या बोलते हैं, आपने जो प्रोसीजर किया, जो प्रोसीजर किया हमें बताओ। तो क्या करेगा, नर्स इसमें टिक करेगा, और इसमें जो ये जो फेज है ना, इधर जो पेज जो ब्लैंक है, इसमें जो प्रोसीजर में हुआ उसमें ये मेंशन करेगा कि XYZ प्रोसीजर हुआ करके। कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज, नीडल काउंट, कि जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट थे ओटी टेबल के ऊपर, जो भी इंस्ट्रूमेंट निकला था, स्पॉन्ज हमने जितने यूज किए थे, और नीडल काउंट, वो सब बराबर है ना, कहीं पेशेंट के अंदर तो नहीं छोड़ दिया आपने। अरे इंस्ट्रूमेंट होता है, हर दिन पेपर में न्यूज़ में निकलता है, पेपर में न्यूज़ निकलता रहता है ना, कि पूरा एकदम पूरा हल्ला मच जाता है कि सर्जन ने पेट के अंदर आर्टरी छोड़ दी, सीजर छोड़ दिया, 2 महीने 3 महीने बाद पता चल रहा है। एक बार न्यूज़ में देखा था, कुछ सर्जन ने क्या क्या था, डिलीवरी के टाइम उसने कुछ आर्टरी छोड़ गया था। उसको जब 3 साल बाद नेक्स्ट जब उसने डिलीवरी के लिए आए, तब जाके पता चला कि उसके अंदर आर्टरी था। बच्चे के साथ साथ आर्टरी भी डिलीवरी की उन्होंने, सी सेक्शन से। पता नहीं ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना सब कुछ फेज चला, हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसमें आर्टरी रह गया। ठीक है, समझ गया। तो दैट्स द थिंग। तो हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि आर्टरी इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने यूज किए हैं वो सब काउंट ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और नीडल और स्पॉन्ज को देखो, स्पॉन्ज अंदर रहने का बहुत चांसेस है, और जो कि इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, हमें पेशेंट का इन्फेक्शन बचाना है, हमें नहीं करना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, काउंट ठीक सही रखना है, कि जितना हम सर्जरी से पहले जितना हम जो भी स्पॉन्ज नीडल वगैरह लिए थे वो सब अभी सही ठीक है ना। अगर अगर ठीक नहीं लग रहा है, अगर काउंट में कुछ गड़बड़ है, तो सर्जन को बोलना है कि नहीं रुको, वो सचरिंग करेगा ना, जैसे ही सर्जरी खत्म हो गया, तो सचरिंग होने से पहले ही इन्फॉर्म करना है कि मेरे का स्पॉन्ज काउंट कम हो रहा है, मेरे को आप काउंट करो, अब देखो कोई अंदर तो नहीं रह गया। फिर क्या करेगा सर्जन, फिर से अंदर चेक करेगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम आपको सर्जन से कम्युनिकेट करना है, समझ गए। तो ज़्यादा तो कंप्लीट हुआ कि नहीं, अगर हुआ है तो येस करना, अगर नहीं हुआ है तो सर्जन को इन्फॉर्म करना है। तो नेक्स्ट क्या है, स्पेसिमेन लेवलिंग, रीड स्पेसिमेन लेवल्स अलाउड एंड इंक्लूडिंग पेशेंट नेम। हाँ, तो क्या है कि स्पेसिमेन जो सर्जन ने आपको दिया कि हाँ इसको ना बायोप्सी भेज दो नर्सिंग ऑफिसर, आप तो लिख के कर दोगे, अगर समझ लो वो बायोप्सी बोले, आपने पता नहीं क्या सुना, बायोप्सी के बदले आपने कल्चर, नहीं तो कल्चर के बदले आपने फंगल ये वो करके भेज दिए। लेकिन जो हम करने उस पेशेंट का जो कह रहे उसमें तो प्रॉब्लम हुआ ना फिर। हाँ, तो इसको ये इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो सर्जन स्पेसिमेन दे रहा है, रीड स्पेसिमेन लेबल अलाउड, तो जो स्पेसिमेन जो लेबल अब तुम जो बना रहे हो लेबल, उसको लाउडली बोलना है कि सर, तो वी आर सेंडिंग दिस टू बायोप्सी, तो बोलेंगे यस सेंड इट टू बायोप्सी, ओके, या फिर सेंड इट फॉर बायोप्सी। तो क्या करना है, जैसे ही तुम कंफर्म करोगे उसमें टिक करना है कि हाँ स्पेसिमेन भेज रहा, अगर नहीं है तो इसमें नील करना है, अगर इधर भी इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया तो उसमें यस लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, वेदर देर आर एनी इक्विपमेंट प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड, ऐसा कुछ इक्विपमेंट प्रॉब्लम हुआ है
जो एड्रेस करने के लिए है, अगर है तो इसमें, अगर है तो एड्रेस करना है, अगर नहीं है तो इसमें मेंशन नहीं करना है, इसको टिक करना है कि ये हो। अब क्या होगा, टू द सर्जन एनेस्थेटिस्ट एंड नर्स, तब इन लोगों को पूछा जाएगा व्हाट आर द की कंसर्न फॉर रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। अब तो सर्जरी तो हो गया, अब पेशेंट का रिकवरी के लिए क्या क्या कुछ स्पेशल, कुछ मतलब हमें कुछ करना है कि नहीं। मतलब देख लो कि जैसे ऑर्थोपेडिक में क्या होता है, जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है तब पेशेंट को क्या करना है, सब पैर को, मतलब ये पैर है, पैर को ना ऐसे दूर दूर नहीं करना है, पैर एकदम पूरा रहेगा, स्टेबल रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हिप अगर इधर उधर हुआ, अगर पेशेंट बैठ गया तो क्या होगा, हिप डिस्प्लेस होने का चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए ये सब कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे बचने के लिए, अगर लिवर बायोप्सी हुआ है तो पेशेंट को राइट साइड करके क्या करना है, सोना है राइट साइड होके। तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो प्रेशर होके अगर कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो कंप्रेस होके ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो भी सर्जरी हुआ है तो उसका फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए सर्जन को ये पूछना है कि ऐसा कुछ कितना जो जल्द, मतलब जल्द से पेशेंट को अब रिकवरी तो करना है, सर्जरी हो गया अब रिकवरी तो करेगा ना पेशेंट जल्द से, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये कौन बताएगा, सर्जन एनेस्थेटिस्ट ये बताएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हुआ इसमें टिक करना है, तो हमारा साइन आउट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम चैनल में पूछो, वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, ये प्रोसीजर मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हो ना, अब जैसे ही आप ओटी में जाओगे ना, अब बिलीव नहीं करोगे, ये इसको मेरे को समझने के लिए 3 दिन लगा था, बस समझने के लिए। बाकी इसको फुल्ली प्रोसेस अप्लाई करने में मेरे को 3 महीने लग गए, पता नहीं क्यों, बस। तो इसलिए अभी मैं तुम्हें इतना मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। जैसे अभी मैंने टाइप, ये जो अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना, ऐसे ही हम ओटी में बनाते हैं। ठीक है, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, ये देखो, ये रहा जो ये है ना, ये पेपर तुम्हारे मतलब ओटी में भी ऐसे ही पेपर आएगा। जैसे अगर तुम समझ लो एम्स में आए, अगर कहीं भी अगर प्राइवेट में, कोई बात नहीं। द फर्स्ट थिंग ऑलवेज मेंशन द डेट। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर पहले डेट मेंशन करना है, डेट लिखना है, सर्जरी किस दिन का हो रहा है उसका सर्जरी मतलब सर्जरी का डेट लिखना है, इधर डेट लिखना है, मेंशन करना है। जैसे कि आज का डेट है 14/04/25। ठीक है, ऐसे डेट लिखना है। और क्या करना है, जैसे ही सर्कुलेटिंग नर्स इसको कंप्लीट करेगा, इधर इसका सिग्नेचर करेगा। ये जैसे ये मेरा सिग्नेचर कर दिया मैंने, तो ऐसे ही इसको सिग्नेचर करना है, जिसने कंप्लीट किया सर्कुलेटिंग नर्स को इधर सिग्नेचर करना है कि इसने इसको फुल्ली कंप्लीट किया है करके, और इसमें डेट होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन से पहले डेट मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इंट्राउटी का नर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, WHO चेकलिस्ट, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया आज। अब चलते हैं MCQ। आ जाओ, एक एक MCQ को निपटाएंगे अब हम। सो द फर्स्ट MCQ पढ़ो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन OT चेकलिस्ट। OT चेकलिस्ट का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू, ऑप्शन है टू एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज, ये इसका मतलब प्राइमरी फोकस है क्या? या फिर B, टू प्रिवेंट सर्जिकल एरर एंड एनहांस पेशेंट सेफ्टी, क्या है? प्रिवेंट करना है सर्जिकल एरर और एनहांस पेशेंट सेफ्टी। या फिर ऑप्शन C, टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल OT स्टाफ, OT स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए है ये। या फिर ऑप्शन D, टू डॉक्यूमेंट एनेस्थेसिया ड्रग्स यूज, क्या क्या एनेस्थेसिया ड्रग यूज हुआ है उसको चेक करने के लिए ये WHO चेकलिस्ट मतलब OT चेकलिस्ट बना गया है। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्राइमरी पर्पज क्या है OT चेकलिस्ट का। सो द प्राइमरी पर्पज इज, बताया था पेशेंट सेफ्टी ये सब के लिए, तो द इज ऑप्शन B,
टू प्रिवेंट सर्जिकल एरर एंड एनहांस पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ये सब आता है टू एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल। देखो अब ये देखो इधर ऑप्शन में है कि नहीं, टू नर्सिंग टीम हैज पेशेंट हैज स्टेरिलिटी बीन कन्फर्म्ड बाय कि नहीं, इधर मेंशन है स्टेरिलिटी के लिए ओटी चेकलिस्ट में, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, दिस इज द सेकेंडरी। ओके, द फर्स्ट प्राइमरी इज टू प्रिवेंट सर्जिकल एरर, कोई सर्जरी में एरर ना हो, दैट्स द प्राइमरी फोकस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू प्रिवेंट सर्जिकल एरर एंड एनहांस पेशेंट सेफ्टी। हमें पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड आता है ये टू एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। एनेस्थेसिया ड्रग्स हम ये मतलब इसका प्राइमरी फोकस नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, ये एनेस्थेसिया का अलग अलग बुक होता है, उसमें वो मेंशन करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट सर्जिकल एरर एंड एनहांस पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इज डिजाइन टू प्रिवेंट ऑप्शन ए रॉन्ग साइट, रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग पेशेंट सर्जरी, या फिर ऑप्शन बी मेडिकेशन एरर इन ओटी, या फिर ऑप्शन सी एनेस्थेसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, या फिर ऑप्शन डी पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। तो WHO चेकलिस्ट जो बना डिजाइन किया गया है, इस ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन से चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमने बनाई ये WHO चेकलिस्ट, ये बताओ ये कौन से चीज़ प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रॉन्ग साइट। ये देखो ये सर्जरी में ये कितने बार आपको पूछ रहा है, देखो कन्फर्म ऑल टीम मेंबर, ओके, बाय द नेम एंड रोल, फिर देखो क्या सेकंड में कैसे कन्फर्म द पेशेंट नेम, प्रोसीजर एंड वेयर द इंसिजन विल बी मेड। एक बार इधर तो कम हुआ, इससे पहले देखो साइट मार्किंग के लिए एक स्पेशल प्लेस है, समझ गए। तो दैट्स द थिंग कि इधर क्या क्या होगा, द WHO चेकलिस्ट हम क्यों करते हैं, चेकलिस्ट इज डिजाइन टू प्रिवेंट रॉन्ग साइट, रॉन्ग प्रोसीजर एंड रॉन्ग पेशेंट सर्जरी। ये सब को हम प्रिवेंट करने के लिए हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम सर्जिकल चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट रॉन्ग साइट, रॉन्ग प्रोसीजर एंड रॉन्ग पेशेंट सर्जरी, समझ गए। ओके, तो ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्री ऑपरेटिव टास्क इज इंक्लूडेड इन द ओटी चेकलिस्ट। ऐसा कौन सा टास्क है जो क्या होता है प्री ऑपरेटिव में इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए कन्फर्मिंग पेशेंट आइडेंटिटी एंड कंसेंट, या फिर ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन मेडिकेशन, या फिर ऑप्शन सी इवेल्युएटिंग वुंड हीलिंग, या फिर ऑप्शन डी रिमूविंग सर्जिकल रिंग। ये देखो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही इजी MCQ ले आया आई थिंक इस पर। व्हिच प्री ऑपरेटिव टास्क इंक्लूड होता है ओटी चेकलिस्ट के अंदर। ये प्री ऑपरेटिव का ये टास्क है, लेकिन ओटी चेकलिस्ट में मेंशन होता है। कन्फर्म द पेशेंट आइडेंटिटी एंड कंसेंट, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्योंकि रिमूविंग द सर्जिकल ड्रेन ये तो प्री ऑपरेटिव का टास्क नहीं है, सर्जरी नहीं हुआ, आप ड्रेन कहाँ से आएगा भाई। ओके, फिर ऑप्शन सी इवेल्युएटिंग द वुंड हीलिंग। वुंड होने तो दो, अरे पहले वुंड तो करो, पहले इंसिजन तो करो, उसके बाद ये हील करना। ये क्यों, ये डी नहीं, सी भी नहीं। एडमिनिस्ट्रिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन मेडिसिन, ये पहले ये बताओ कि ये आ भी कैसे सके, मतलब ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन होगा ही क्यों। पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन मेडिकेशन जो मतलब जो है वो प्री मतलब ओटी चेकलिस्ट में आएगा ही क्यों। ओके, हम जो पोस्ट ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट होता है ना, वो पोस्ट ऑपरेटिव में ही मतलब फेज में ही होता है। ओटी में कुछ नहीं करते। जैसे ही सर्जरी खत्म हो गया ना, एनेस्थेसिया मतलब देने के बाद जैसे ही सर्जरी खत्म हो गया, वो डायरेक्ट पेशेंट शिफ्ट होता है टू पोस्ट ऑपरेटिव। उसके बाद और एक पेशेंट आता है, फिर उसका सर्जरी होता है।
समझ गए, दैट्स द थिंग। तो द कन्फर्म द पेशेंट आइडेंटिटी एंड कंसेंट क्या होता है, वो ये प्री ऑपरेटिव टास्क है, लेकिन वो हम फिर से ओटी में चेक करते हैं ताकि कोई गलत पेशेंट तो नहीं आ गया, क्योंकि पेशेंट आइडेंटिटी और कंसेंट जो है उसको 2 बार चेक होता है, एक प्री ऑपरेटिव में एक ओटी में, डबल चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर शिफ्टिंग ए पेशेंट टू ओटी द नर्स मस्ट वेरीफाई। पेशेंट को ओटी से ओटी मतलब ओटी के अंदर ठेलने से पहले, भेजने से पहले, द नर्स मस्ट वेरीफाई द पेशेंट्स लास्ट मील इनटेक। ऑप्शन ए बोला है कि द पेशेंट लास्ट मील चेक करना है कि कब लिया था पेशेंट, या फिर ऑप्शन बी द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर, कौन कौन फैमिली मेंबर प्रेजेंट है पेशेंट के पास, या फिर ऑप्शन सी द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफ रूम, पोस्ट ऑफ रूम है कि नहीं वो चेक करना है, या फिर द सर्जन शेड्यूल, सर्जन का शेड्यूल चेक करना है। देखो, फर्स्ट थिंग, फैमिली मेंबर का चेक तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ओटी के ओटी को मतलब ओटी को शिफ्ट करने से और फैमिली मेंबर का प्रेजेंस होने से, आई थिंक दिस इज मतलब इसका कोई कुछ पॉइंट ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, ऑप्शन सी बोले द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफ रूम। अरे भाई देखो, पोस्ट ऑफ रूम है कि नहीं, ओके, ये ना मतलब ये डिसाइड होगा ओटी के अंदर पेशेंट जब आएगा ना तभी डिसाइड हो जाएगा। अगर पोस्ट ऑफ रूम खाली ही नहीं है ना तो पेशेंट अब प्री ऑप में आएगा ही क्यों, दिमाग लगाओ। ओके, और इधर बोल रहे हैं कि पेशेंट ओटी के अंदर मतलब प्री ऑप में आ ही चुका है, बिफोर शिफ्टिंग मतलब प्री ऑप में पेशेंट है, अब क्या होगा ओटी में शिफ्ट हो रहा है, तो नोट्स को ऑब्वियसली वेरीफाई करना है कि पेशेंट एक्चुअली एनपीओ में है कि नहीं, कहीं कुछ बीच में उसको भूख लगा, उसको मतलब प्यास लगा, बोला कि पानी दे दो, पानी तो नहीं पी लिया, ये चेक करने। हाँ, क्योंकि हमें एनपीओ चाहिए भाई, हमें चाहिए एनपीओ 8 to 12 आवर का, हमें एनपीओ चाहिए, ठीक है। अगर एनपीओ नहीं है तो डायरेक्ट आउट राइट केस रिजेक्ट। 8 to 12 आवर का एनपीओ होना कंपलसरी, विदाउट एनी, कुछ ना पानी ना खाना कुछ नहीं, पूरा एकदम भूखा रहना है, समझ गए। इसलिए इसलिए अगर ए पेशेंट एनपीओ नहीं है केस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पेशेंट को लास्ट मील उसने कब इनटेक लिया था उसको चेक करना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। सर्जन का शेड्यूल ये कुछ इरेलेवेंट टॉपिक है, तो अब डी भी नहीं, सी भी नहीं, बी भी नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमें एनपीओ चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ओटी चेकलिस्ट बिफोर सर्जरी। अब ये पूछ रहे रेस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब ओटी चेकलिस्ट जो होता है उसको इनिशिएट कौन करेगा, द सर्जन, ऑप्शन द सर्जन करेगा, या फिर द सर्कुलेटिंग नर्स करेगा, या द एनेस्थेटिस्ट, या फिर ओटी टेक्नीशियन। अभी मैं बार बार जब जो ओटी चेकलिस्ट जब मैं कर रहा था तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि द सर्कुलेटिंग नर्स, द नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स, स्क्रब नर्स भी नहीं, सर्कुलेटिंग नर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन करेगा, सर्कुलेटिंग नर्स। ओटी चेकलिस्ट करना सर्जन का काम नहीं है, ना ही ओटी टेक्नीशियन का, ना ही एनेस्थेटिस्ट का, ये सर्कुलेटिंग नर्स, नर्स का काम है, लेकिन किसका, सर्कुलेटिंग नर्स, क्योंकि स्क्रब नर्स तो स्क्रब होके ड्रेपिंग वगैरह ये सब में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर्कुलेटिंग जो आउटसाइड है, ओके, जो सर्कुलेटिंग नर्स है उसका काम है कि चेकलिस्ट को इनिशिएट करना, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम आउट स्टेप इन द ओटी चेकलिस्ट ऑक्यूर्स। द टाइम आउट जो स्टेप है, ओके, द टाइम आउट स्टेप्स इन ओटी चेकलिस्ट कब ऑक्यूर होता है, कब स्टार्ट होता है। ऑप्शन है बिफोर द पेशेंट एंटर्स द ओटी, या फिर बिफोर द फर्स्ट इंसिजन इज मेड, या फिर आफ्टर द सर्जरी इज कंप्लीटेड, या फिर ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसपोर्ट टू रिकवरी रूम। पेशेंट को जब मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बिफोर द पेशेंट एंटर द रूम, पेशेंट एंटर होने से पहले हम इसको मतलब चेकलिस्ट करते हैं, नहीं,
टाइम आउट अभी बताया ना मैंने आप लोगों को, ये देखो फिर से देख लो, आप देखो अभी बताओ मेरे को। टाइम आउट पहले आप साइन इन देखो, साइन इन कब करते हैं हम? बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया साइन इन। रिपीट, रिपीट करो, साइन इन कब करते हैं? बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया इज साइन इन बिफोर द इंडक्शन ऑफ द एनेस्थेसिया। हो गया? रिपीट करो, याद नहीं रहता तो रिपीट रिपीट रिपीट, राइट राइट एंड रिपीट, लिखो राइट एंड रिपीट, 10 सब याद रहेगा। टाइम आउट बिफोर द स्किन इंसिजन, बिफोर द स्किन इंसिजन टाइम आउट बिफोर द स्किन इंसिजन बिफोर द सॉरी बिफोर द स्किन इंसिजन क्या होता है? टाइम आउट। समझ गए? ऐसे ही रिपीट करते रहो वर्ड को, ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है कि टाइम आउट कब करते हैं? बिफोर द स्किन, जैसे स्किन इंसिजन होने से पहले हम क्या करेंगे? टाइम आउट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं साइन आउट। साइन आउट कब होता है? बिफोर द पेशेंट लीव द बॉडी, जैसे ही पेशेंट ओटी से बाहर निकलने से पहले हम क्या करते हैं? साइन आउट करते हैं। ठीक है, साइन आउट क्या होता है? बिफोर द पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, कि तो टाइम आउट किसको बोलते हैं? अभी पता चल गया कि बोला था ना, अभी अभी दिखाया मैं तुम लोगों को कि टाइम आउट इज बिफोर द फास्ट इंसिजन इज मेड। बी क्या? बिफोर द फास्ट इंसिजन। हमें नहीं पता ऊटी में कितने कितने बार इंसिजन होगा, लेकिन जब फास्ट इंसिजन जो होता है ना, उसी को हम काउंट करते हैं टाइम आउट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिफोर द इंसिजन, बिफोर द फास्ट इंसिजन इज मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंफर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम आउट प्रोसीजर? कौन सा इंफॉर्मेशन है जो हमें कंफर्म करना है ड्यूरिंग द टाइम आउट फेज में? कंफर्म करना है क्या है? कि पेशेंट आइडेंटिटी, प्रोसीजर एंड सर्जिकल साइट, या फिर ऑप्शन बी टाइप ऑफ एनेस्थेसिया यूज, कितने टाइप का एनेस्थेसिया जो यूज है उसको कंफर्म करेंगे, या फिर ऑप्शन सी पेशेंट्स इंश्योरेंस डिटेल, इसको कंफर्म करना है कि पेशेंट के पास पैसे हैं कि इंश्योरेंस है, इसको डिस्कस करना है, या फिर ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस। ओके, व्हिच इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंफर्म करना है ड्यूरिंग द टाइम आउट प्रोसीजर? मस्ट बी कंफर्म, ये देखो एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस को कंफर्म करना है, या फिर पेशेंट आइडेंटिटी, प्रोसीजर एंड सर्जिकल साइट। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन है पेशेंट आइडेंटिटी, प्रोसीजर एंड सर्जिकल साइट। हमें यह कंफर्म करना है कि टाइम आउट प्रोसीजर में क्या करना है कि पेशेंट का आइडेंटिटी कंफर्म करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, और सर्जिकल साइट। ठीक है, टाइम आउट में। ओके, अब ये देखो, अभी जैसे मैं अभी दिखाया मैं तुमको, ये देखो अभी ये क्या हो रहा है? पेशेंट का देखो कन्फर्म ऑल द टीम मेंबर, टाइम आउट में क्या लिखा हुआ इधर? कन्फर्म ऑल द टीम मेंबर हैव इंट्रोड्यूस, मतलब जो जो सर्जरी टीम है वो इंट्रोड्यूस करके फिर क्या होगा? कन्फर्म द पेशेंट नेम, प्रोसीजर एंड वेयर द इंसिजन मेड हो साइट। हम फिर से कन्फर्म कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, समझ में आ गया? और ये देखो इधर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, ये भी मेंशन है टाइम आउट में। व्हाट इज द एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, ये भी मेंशन है। ओके, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज द, ये देखो ये पॉइंट जो है ना, व्हाट इज द एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, कि कितना ब्लड लॉस होगा, हम इसको भी कंफर्म करते हैं टाइम आउट फेज में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ये देखो इधर ब्लड लॉस का भी, सॉरी इधर देखो, ये देखो एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस लिखा हुआ है इधर, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, पेशेंट आइडेंटिटी एंड प्रोसेस सर्जिकल साइट। ओके, इसको हम कंफर्म करते हैं ड्यूरिंग द टाइम आउट प्रोसीजर। इधर जो है एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस,
ठीक है, ये भी कंफर्म होता है टाइम आउट फेज में। तो इसमें क्या हो गया, 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए अभी। हाँ ठीक है, कि एक्सपेक्टेड जो ब्लड लॉस है इसको भी हम करते हैं। देखो ऐसे एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें मेरे से एक गलती हो गया, तो ये एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस है इसमें, क्योंकि हम एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस हम इसको भी टाइम आउट में मेंशन करते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रा ऑपरेटिव फेज ऑफ ओटी चेकलिस्ट फोकस ऑन। इंट्रा ऑपरेटिव फेज ऑफ जो ओटी चेकलिस्ट है ये किस चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, कंफर्मिंग पेशेंट पोजीशन एंड स्टेरिलिटी इसके ऊपर करता है, या फिर ऑप्शन बी चेकिंग द पेशेंट्स बाउल साउंड, ओके, बाउल साउंड है उसको मतलब चेक करता है, या फिर असेसिंग द पेशेंट्स पेन लेवल, या फिर कंफर्मिंग द टाइप्स ऑफ सर्चर टू बी यूज्ड। ओके, मस्त चीज़ है ये। फर्स्ट थिंग चेकिंग, ऑप्शन बी में जो मेंशन है कि चेकिंग द पेशेंट्स बाउल साउंड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बाउल साउंड चेक करने के लिए ओटी चेकलिस्ट नहीं बनाया गया है। या फिर ऑप्शन सी एसेसिंग द पेशेंट्स पेन लेवल, पेन लेवल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब आया 2 साउंड, कौन 2 ऑप्शन बचा। देखो मैं जैसे जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ एमसीक्यू, मैं एलिमिनेशन टेक्निक से कर रहा हूँ, मतलब जो आंसर नहीं है उसको मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ पहले से, उसके बाद मेरा ठीक आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे कहता हूँ, देखो मेरे को तो पता है आंसर इसमें से क्या है, क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, इन प्रॉब्लम में ऐसे कर रहा हूँ जैसे आप जैसे, देखो मेरे को पता है, मेरे को आंसर, मैं ये समझता हूँ मेरे को आंसर नहीं पता, ओके, तो मैं करता हूँ ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब इसमें क्या बचा है, कंफर्मिंग द टाइप ऑफ सर्चर टू बी यूज, सर्चर क्या यूज होगा इसके लिए तो हम चेकलिस्ट कभी भी नहीं बने, तो डी भी नहीं, तो अब क्या बचा, ए बचा, कंफर्मिंग द पेशेंट पोजिशनिंग एंड स्टेरिलिटी। ऑब्वियसली द इंट्राऑपरेटिव फेज ऑफ ओटी चेकलिस्ट फोकस ऑन क्या होता है, स्टेरिलिटी मेंटेन करता है और पेशेंट का पोजिशनिंग, क्योंकि पेशेंट का पोजिशन कैसे होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। लेफ्ट साइड अगर सर्जरी होगा तो पेशेंट सोएगा लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड है तो पेशेंट के राइट साइड पे सोएगा, ओके, तो लेफ्ट साइड में अच्छे से ऑपरेशन हो पाएगा उसी तरह, ठीक है। तो पोजीशनिंग और स्टेरिलिटी ये प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो आज जो वीडियो में हमने पूरा WHO चेकलिस्ट, साथ ही साथ हमने नर्सेस का क्या क्या रोल है और इसके साथ जो MCQ आते हैं वो सब ने हम मतलब उसके ऊपर आज हम फोकस किए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम फुल पोस्ट ऑपरेटिव का जो भी डाउट है वो सब हम करेंगे, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव में मतलब पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है, पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, उनका वाइटल साइन से लेके फिर उनको कैसे शिफ्ट करना है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव में। तो हम पहले पढ़े थे प्री ऑपरेटिव, आज पढ़े हम इंट्रा ऑप, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पोस्ट ऑप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, इंस्टाग्राम में है हम, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, कहीं पे भी आप उसको हमारे मतलब कोई भी डाउट है हमें मैसेज करो, टेलीग्राम पे पूछो, 24/7 24/7 हम अवेलेबल है, हमारा टीम, ठीक है। कोई भी डाउट है पूछो, हम आपको आंसर देंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आ गया टाटा बाय बाय करने का टाइम, तो उससे पहले आप सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना, ओके, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।